नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिसकी सिविल सर्विसेज मेंस हों या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, या फिर वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम, उसमें आने की पूरी संभावना है। क्योंकि बहुत लेटेस्ट ये टॉपिक है जहाँ तक वनों का या पर्यावरण का संबंध है। टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट एज स्टोर हाउस ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट्स। तो इस पे आगे बढ़ते हैं कि नॉन मार्केट बेनिफिट और मार्केट बेनिफिट, ये पहले तो पता होना चाहिए इसमें फ़र्क क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी तो इसी में ही चक्कर खा जाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, और क्योंकि वनों का महत्व डे बाय डे बढ़ रहा है और बाई एंड लार्ज वनों से संबंधित ऐसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो अक्सर आता है। 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ रहती है। और बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है। हालांकि ऐसे का नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें थोड़े कम रहते हैं। और लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज मेंस में 2022 में फॉरेस्ट से रिलेटेड एक ऐसे आया था। बहुत ही शानदार टॉपिक था और टाइटल था फॉरेस्ट एज केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। वो मैंने अपने अलग वीडियो में डिस्कस किया है। होपफुली मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और उसी से मिलता जुलता या उसी से थोड़ा और बढ़िया टॉपिक की तरफ जाएं तो आज का टॉपिक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे में इंट्रोडक्शन रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, कि लगभग 100 to 150 वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को। वो आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन में आएगा। तो शुरुआत आपकी इस ऐसे में रहेगी ग्लोबल लेवल से, कि एट ग्लोबल लेवल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एज फार एज होल ग्लोबल एरिया इज कंसर्न। तो वो लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर है और कवरिंग रफली अबाउट 30 to 31% ऑफ अर्थ सरफेस। एंड आउट ऑफ 800 करोड़ और 8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन, आज की तारीख में 2023 जनवरी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 8 बिलियन के पार ही है वर्ल्ड की जनसंख्या। तो उसमें से 1/4 यानी कि 2 बिलियन पीपल डिराइव देयर लाइवलीहुड एंड सपोर्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि वन और वनों के आसपास वो रहते हैं और वनों पे ही उनकी आजीविका निर्भर है। अब आते हैं इंडिया पे। तो इंडिया हैज़ लेस देन फोर्थ ऑफ इट जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जो लेटेस्ट हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, अभी तक 2021 की ही आई है और नेक्स्ट 2023 इस साल के एंड तक आ जाएगी। तो हमारा जो एरिया है प्रिसाइजली स्पीकिंग 24.62% है हमारे जोग्राफिकल एरिया का, विच इज़ अबाउट 81 मिलियन हेक्टेयर। और उसके बाद मोटे तौर से देखें तो लगभग 27% ऑफ आवर विलेज, टोटल विलेज हमारे लगभग 6.60 लैक्स हैं, 6,60,000 के करीब भारत में। और इसमें से लगभग 2 लाख गांव हमारे इनसाइड विलेज हैं, जिनको विलेज फॉरेस्ट कहा जाता है, या फिर फ्रिंज ऑफ फॉरेस्ट पे लोकेटेड हैं वनों पे। ये इसमें भी हम मोटे तौर से कह सकते हैं कि 35 से 40 करोड़ लोग, जो हमारी जनसंख्या है लगभग 140 करोड़, उसमें से लगभग 35 से 40 करोड़ लोग वनों के अंदर या वनों के आसपास रहते हैं और टोटली वनों पर निर्भर हैं। अब स्पेसिफिक फैक्ट्स बताइए इंडियन फॉरेस्ट के बारे में, अगर वर्ड परमिट करते हैं आपको, तो फैक्ट क्या है। देखिए, इंडिया
इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। संसार में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। जैसे कि सबसे पहले तो ब्राज़ील का नंबर आता है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, आपका यूएसए भी इसमें है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्गो है। तो इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। अपना एक क्राइटेरिया है मेगा डाइवर्स कंट्रीज डिफाइन करने का, जैसे कि मिनिमम 5000 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए आपकी उस कंट्री में, और मैरीन या कोस्टल एरियाज भी वहाँ होने चाहिए, मैरीन डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, तो इंडिया मीट दिस क्राइटेरिया। तो एक तो ये हो गया, और 4 हमारे यहाँ वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये भी हमारे कंट्री की खासियत है। वर्ल्ड में शायद 32 से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें से 4 हमारे देश में हैं। और हमारे देश के जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं, यानी कि जंगलों के प्रकार, वो 16 फॉरेस्ट टाइप्स हैं, जो कि आपके यूरोपियन कंट्रीज में या और जो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, रशिया हो, कहीं भी इतनी वैरायटी फॉरेस्ट की नहीं मिलेगी जितनी हमारे देश में उपलब्ध है। कारण हमारी डिफरेंट फिजियोग्राफिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन। आपके यहाँ हिमालय की वेजिटेशन भी मिलेगी, कोनिफर्स हैं, ब्रॉड लीव्ड हैं, आपके हॉट डेजर्ट भी मिलेगा, कोल्ड डेजर्ट भी मिलेगा, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं जहाँ पे रेनफॉल अंडमान में या वेस्टर्न घाट्स में जहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल आपकी 3000 mm के आसपास है, या फिर आपकी हॉट डेजर्ट है जहाँ लेस देन 200 मिलीमीटर है या अराउंड 250 mm है एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो इस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजियोग्राफिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन हमारे बहुत ज़बरदस्त वेरी करती हैं, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स। और नेक्स्ट इंडिया के बारे में खास है हमारा फैक्ट, स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट फॉरेस्ट के इंडिया इज अमंग टॉप 10 मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारा 10वां नंबर है टॉप फॉरेस्टेड कंट्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया अगर देखें फॉरेस्ट का, जैसे रशिया सबसे ऊपर आता है, रशियन फेडरेशन, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील तो है ही। तो हमारा 10वां नंबर है, कवरिंग अबाउट 81 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमारा अगर देखें, यानी कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एरिया मेंशन्ड है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड हो या रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसमें आ जाते हैं, तो वो हमारा लगभग 77 मिलियन हेक्टेयर है। तो हमारा 10वां नंबर है सारे वर्ल्ड में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो हमारे से ऊपर 9 कंट्रीज हैं, वहाँ बायोटिक प्रेशर इतना हाई नहीं है जितना इंडिया में है। इंटेंस बायोटिक प्रेशर है हमारे यहाँ। जैसे कि आप कनाडा और रशिया का एग्जांपल लीजिए, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, जो ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 10% पर स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है, ह्यूमन पॉपुलेशन अबाउट 450% पर स्क्वायर किलोमीटर, इससे ज़्यादा ही है। हमारे आसपास इन टॉप 9 कंट्रीज में जो आते हैं, तो चाइना की लगभग 150 है परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर, और इतनी ही लगभग इंडोनेशिया की है, वो भी हमारे से 1/3 है। तो इंटेंस बायोटिक प्रेशर ये होते हुए भी हम टॉप 10 मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्रीज में हमारा नंबर आता है। और दूसरा कारण है कि भाई वी हैव ओनली 2.5% ऑफ द अर्थ एरिया, ग्लोबल अर्थ एरिया, एंड अबाउट 1.8% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, बट एट द सेम टाइम 18% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 17% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज लिविंग हेयर। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण है फॉरेस्ट के ऊपर इकोसिस्टम पे जो स्ट्रेस रहता है, यानी कि इट आल्सो टेल्स अबाउट इंटेंस बायोटिक प्रेशर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे फॉरेस्ट के बारे में, जो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में बता सकते हैं। तो और इंट्रोडक्शन सेक्शन आपका वेरी करेगा। आपका अगर ऐसे जैसे सिविल सर्विसेज में 1200 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो आपका ये इंट्रोडक्शन शुड बी लेस देन 200 वर्ड। और फॉरेस्ट सर्विसेज में शायद 800 वर्ड्स की लिमिट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, तो ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा, 150 वर्ड्स का हो जाएगा, और ज़्यादा मटेरियल आपको मेन बॉडी में रखना है। तो इस हिस्से में
जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई फॉरेस्ट एज स्टोर हाउस, फॉरेस्ट एज स्टोर हाउस ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट, इसमें आप मेन बॉडी में क्या क्या रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि मार्केट बेनिफिट्स और नॉन मार्केट बेनिफिट फॉरेस्ट के क्या क्या हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किए थे, इकोसिस्टम सर्विसेज इमिनेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट से कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट होती हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जितनी ये प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, दे आर मटीरियल बेनिफिट्स। देखो, इकोसिस्टम सर्विसेज आर नथिंग बट बंडल ऑफ बेनिफिट्स और कलेक्शन ऑफ बेनिफिट्स विच वी रिसीव फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये एक किस्म से मटेरियल बेनिफिट्स हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इसमें टिम्बर आ जाता है, फायरवुड आ जाता है, फॉडर आ जाता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे आपका बैम्बू है, केन है, हनी है, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, गम्स हैं, रेजिन है। तो ये सारे आपके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। और फ्रेश वाटर तो आता ही आता है। तो ये सारे मटेरियल बेनिफिट्स जो हैं, इनको हम मार्केट बेनिफिट्स कहते हैं। और मार्केट बेनिफिट्स और डायरेक्ट बेनिफिट और टेंजिबल बेनिफिट, ये तीनों टर्म जो हैं इंटरचेंजेबल हैं। यानी कि मटेरियल बेनिफिट्स को हम मार्केट बेनिफिट भी कह देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स भी कह देते हैं, और टेंजिबल बेनिफिट्स भी कह देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू दीज मार्केट बेनिफिट्स इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से आपकी कीमत तय होती है। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर टिम्बर चाहिए अपने घर बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, मान लीजिए रेड सैंडर चाहिए। अब रेड सैंडर्स या फिर डलबर्जिया लेटिफोलिया, रेड कलर की शीशम है जो साउथ इंडिया में मिलती है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, डिमांड इज़ वेरी हाई, सप्लाई इज वेरी लेस, तो नेचुरली उसका दाम ज़्यादा होगा। तो दीज मटेरियल बेनिफिट्स और मार्केट बेनिफिट दे वेरी इन प्राइसेस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई सिनारियो। तो उसकी कीमत आंकना बहुत सिंपल है। मार्केट में जैसा सिनारियो होगा वैसी कीमत आपको पता लग जाएगी। लेकिन जो नॉन मार्केट बेनिफिट्स हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट बेनिफिट्स या इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी कहते हैं, दे आर मोस्टली नॉन मटेरियल बेनिफिट्स। तो ये मोटा मोटा फ़र्क है। मार्केट बेनिफिट्स आर मटेरियल बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और नॉन मार्केट बेनिफिट्स हैं जो नॉन मटेरियल काइंड इन नेचर। तो जैसे आपका कार्बन स्टोरेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाई फॉरेस्ट, पॉलिनेशन हो गया आपका, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट, एयर प्योरिफिकेशन, soil erosion prevention capacity of the forest. Forest also modify or moderate extreme events like floods, like very hot temperature, high temperature of the forest, या फिर आपका बहुत हाई रेनफॉल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, like that. तो बट असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू दीज नॉन मार्केट बेनिफिट। यानी कि नॉन मार्केट बेनिफिट्स को अगर आपको डॉलर की टर्म में या रुपीज़ की टर्म में क्वांटिफाई करना हो, तो ये एक डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, अनलाइक मार्केट बेनिफिट्स और मटेरियल बेनिफिट्स। तो बट सम मेथड्स हैव बीन डिवाइड बाय इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, टू असाइन मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर टू दीज नॉन मार्केट बेनिफिट्स। तो उस पर अपन अभी आएंगे। तो अब मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें कि वाई फॉरेस्ट इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट। क्या मोटा मोटा, वैसे तो मार्केट बेनिफिट नॉन मार्केट बेनिफिट दोनों हमें मिलते हैं, लेकिन आज के सिनारियो में व्हेन वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सट्रीम चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, in that case these non market benefits assume more importance in comparison to market benefits of the forest. तो ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा टीब, ये TEEB, इसका फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये टीब नाम की एक स्टडी कंडक्ट की गई थी एट इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल,
इसका ऑब्जेक्टिव था टू असेस वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वैसे तो टीम में आप ये वेबसाइट पे जाइएगा जो मैंने मेंशन कर रखी है www.teamweb.org, बहुत सारी स्टडीज आपको मिल जाएंगी। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड ये 2007 प्राइस लेवल पे एक स्टडी कंडक्ट की गई है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट हो रही है, चाहे वो प्रोविजनिंग काइंड की हों या रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हों या कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हों, उनको क्वांटिफाई किया गया और मॉनेटरी टर्म में उनकी वैल्यू निकाली गई बाई सम एक्सपर्ट्स आपके साइंस से भी थे, इकोनॉमिक्स के भी थे और फॉरेस्ट्री के भी थे। तो ये स्टडी जो कंडक्ट की गई थी ये यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और फंड किया गया था बाई वेरियस यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, इनके द्वारा फंड की गई थी। एंड इन द स्टडीज 109 109 नंबर ऑफ स्टडीज 109 नंबर ऑफ स्टडीज वर कंसल्टेड, जो कि ऑलरेडी कंडक्ट ये स्टडीज अवेलेबल हैं आपके वेबसाइट्स पे, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। तो इन स्टडीज़ को कंसिडर करते हुए आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको वैल्यू असाइन की गई और एवरेज निकाला गया। तो एवरेज वैल्यू वाज फाउंड एज $601.20 पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 1 हेक्टेयर एरिया एक साल में लगभग $6,120 के बराबर इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट करता है। ये है आपका 2007 प्राइस लेवल पे। आज की तारीख में ये आंकड़ा जो है 12,000 13,000 से ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, यानी कि मोर देन $12,000 पर हेक्टेयर पर ईयर। तो इसमें क्या किया गया था ये मैं आपको अगली टेबल में समझाता हूँ। ये देखिए, इस टेबल में आप देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। सबसे पहले प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जिसमें आपकी 5 हैं: फूड, वाटर, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्स एंड मेडिसिनल रिसोर्स। तो इसमें आप फिर रेगुलेटिंग सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। ये भी आपकी अगेन 5 रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज आर देयर: इन्फ्लुएंस ऑन एयर क्वालिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर फ्लो रेगुलेशन, फिर है आपका वेस्ट ट्रीटमेंट या वाटर प्योरिफिकेशन, फिर है आपका इरोजन प्रिवेंशन, और लास्ट में आता है कल्चरल सर्विसेज, जिसमें कि रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, यानी कि रिक्रिएशनल वैल्यू और टूरिज्म वैल्यू को क्वांटिफाई किया गया। एक्सट्रीम राइट में नंबर ऑफ स्टडीज जो कंसीडर की गई इस स्टडी में, सबसे ज़्यादा जैसे नंबर ऑफ स्टडीज आपकी रिक्रिएशन में हैं 20, उनको कंसीडर करके वैल्यू निकाली गई। उसके बाद हैं फूड के रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रोविजनिंग काइंड में देखिए 26 हैं, और फूड से रिलेटेड 19 स्टडीज को कंसल्ट किया, लाइक दैट। तो आप इसमें एवरेज वैल्यू देखिए, जो मैक्सिमम को यू फॉरगेट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, जो सेकंड कॉलम में एवरेज वैल्यूज हैं आप वो देखिए। सबसे नीचे टोटल अगर अपन करें तीनों सर्विसेज का टोटल, तो ये आता है $6,120 पर हेक्टेयर पर ईयर। तो ये एक एवरेज वैल्यू है, और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से संबंधित है। यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके इक्वेटर के दोनों तरफ रहते हैं, सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो इंडिया से जो पास होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इतने लैटीट्यूड पे क्रॉस होता है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न श्रीलंका से नीचे या ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से पास होता है, तो दैट इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ। तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में या भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन के दोनों तरफ जो हैं वो फॉरेस्ट आपके सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। और यही दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया इन दी एज फार एज ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया इज कंसर्न। बाकी आपके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, ये आपका पोल्स के पास, नॉर्थ पोल के पास बोरियल काइंड ऑफ फॉरेस्ट हैं, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है, उनकी इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यू अलग होगी, लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की मैक्सिमम होती है
बिकॉज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया। तो इसमें आप ये देखिए, अब इस टेबल को अपन डिस्कस करते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू यहाँ लिखी हुई है नंबर दूसरे कॉलम में, ये टेबल जो है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसे रट्टा नहीं मारना है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो नॉन मार्केट बेनिफिट्स हैं दे अज्यूम मोर इम्पोर्टेंस इन कंपैरिजन टू मार्केट बेनिफिट्स। अब आप ये देखिए, जो 6120 वैल्यू आई है इकोसिस्टम सर्विसेज की, सेकंड कॉलम में देखिए, टोटल 6120 US$ पर हेक्टेयर पर ईयर। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन आया है रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज से। जो रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज को अगर आप ऐड करें, यानी कि सबसे ज़्यादा रेगुलेटिंग काइंड में है आपका क्लाइमेट रेगुलेशन 1965, उसके बाद है वाटर फ्लो रेगुलेशन 1360। तो इन पाँचों को अगर आप ऐड करें तो ये बन जाता है लगभग 4426 और इसका अगर परसेंटेज निकालें तो ये बन जाता है लगभग 72%। यानी कि टोटल आपका रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज अज्यूम्स 72% ऑफ ओवरऑल इकोसिस्टम सर्विसेज एमिनेटिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और आपका इसमें अगर आप जोड़ दें कल्चरल सर्विसेज को भी, तो ये 72% का आंकड़ा, यानी कि कल्चरल सर्विसेज में यहाँ कौन सा लिखा गया है, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, 381 को भी अगर आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लगभग 78.5% ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो जो बाकी बच गया 100 में से 21.5% वो आपका मार्केट बेनिफिट्स है। यानी कि इस टेबल में जो प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं दे अकाउंट फॉर ओनली 21.5% ऑफ टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, और जो बाकी 78.5% हैं दे आर अकाउंटेड फॉर बाई रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज एंड कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। यानी कि ये जो बेनिफिट्स हैं, चाहे इन्फ्लुएंस ऑन एयर क्वालिटी हो, क्लाइमेट रेगुलेशन हो, वाटर फ्लो रेगुलेशन हो, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन हो, आपका रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म वैल्यू हो, दे अकाउंट फॉर मोर परसेंटेज एज फार एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वैल्यूएशन इज कंसर्न्ड। तो ये मेरा समझाने का तात्पर्य था इस टेबल को लेकर के। तो ये एक आपका प्रूव करता है ये टेबल और ये स्टडी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है मोर परसेंटेज ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट्स इन कंपैरिजन टू मार्केट बेनिफिट्स। नॉन मार्केट बेनिफिट तो आपके उस फॉरेस्ट में पैदा हो रहे हैं 78.5%, 100 में से अगर लें तो, और 21.5% आपके हो रहे हैं सिर्फ जो मार्केट बेनिफिट्स। तो जिससे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट फॉरेस्ट आर दे कैन बी ट्रीटेड एज स्टोर हाउस ऑफ नॉन मार्केट बेनिफिट्स, दैट इज coming from regulating kind of ecosystem services and cultural kind of ecosystem services. So hope this is clear to you. अब I told you in my previous slide about some methods. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स ने कुछ मेथड्स निकाले हैं। ये मैं मोटे मोटे 2-3 मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। ये तो एक अलग ही टॉपिक है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आता है हाउ टू असाइन मॉनेटरी वैल्यू टू वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जैसे लास्ट में एक कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज में आया था रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ एक मेथड यूज किया जाता है ट्रैवल कॉस्ट मेथड, TCM। ये 72 के आसपास USA में हैरोल्ड होटलिंग करके एक फॉरेस्टर थे, उन्होंने ईजाद किया था इस मेथड को, ट्रैवल कॉस्ट मेथड को। तो इससे अपन इस मेथड से हम रिक्रिएशनल वैल्यू निकालते हैं किसी नेशनल पार्क की या फिर विल्डरनेस एरिया है जो जहाँ फ्लोरा फाउना बहुत यूनिक किस्म का पाया जाता है। तो ट्रैवल कॉस्ट मेथड में अपन ये देखते हैं कि कितने दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं, कितना खर्च करके आ रहे हैं, कितना टाइम वहाँ लगा रहे हैं।
तो इससे एक डिमांड कर्व प्लॉट की जाती है। अ, जैसे डिमांड कर्व को इकोनॉमिक्स में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अगेंस्ट होती है। तो इसमें प्राइस की जगह ट्रेवल कॉस्ट आ जाएगा और क्यू क्वांटिटी डिमांडेड की जगह नंबर ऑफ विजिट्स आ जाएंगी बाई टूरिस्ट। तो एक डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट हो जाती है, उसके नीचे जो एरिया होता है दैट गिव्स द रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पॉट। तो ये ट्रेवल कॉस्ट मेथड का मेन फंडामेंटल्स है, उसका ये प्रिंसिपल है। दूसरा एक है हिडोनिक प्राइसिंग मेथड। तो हिडोनिक प्राइसिंग मेथड कैप्चर करता है एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक बेनिफिट्स ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा आपका जैसे अर्बन पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ग्रीनरी है अर्बन एरियाज में। तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऐसे एसेट्स के पास में होती हैं, ग्रीन एसेट्स के पास में होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो दिस hedonic price method capture the aesthetic effect of such kind of greenery or water body on property value। तो ये hedonic pricing method मैं अलग से डिस्कस करूँगा। ये मैंने भी ये मेथड अप्लाई किया था चंडीगढ़ के अर्बन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे। what was the effect of urban parks and gardens of Chandigarh city and Sukna Lake on urban property, residential property। तो उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हेडोनिक प्राइसिंग मेथड इज यूज टू कैप्चर एस्थेटिक बेनिफिट्स ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स एंड ट्रेवल कॉस्ट मेथड इज यूज्ड टू असेस रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ ए नेशनल पार्क और सम विल्डरनेस एरिया। इसी तरह एक मेथड और है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, इकोनॉमिक्स का मेथड है। जो आप में से जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उन्हें पता होगा इसका बारे में। तो जैसे कि नाम बता रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसमें जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कंस्ट्रक्टिंग ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू मेकअप फॉर द लॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशनल बेनिफिट फ्रॉम ए फॉरेस्ट हैबिटेट। मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उस वीडियो का। हाँ, मैंने इसी में एग्जांपल लिया है। ये आपका फॉरेस्ट एज ए केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सलेंस, जो लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 2022 में आया था। तो इसमें मैंने ये एक एग्जांपल लिया है न्यूयॉर्क सिटी का, कि वहाँ ज़्यादातर जो पीने का पानी आ रहा है न्यूयॉर्क सिटी में, ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम फॉरेस्टेड वाटर सेट। आपका कैटस्किल माउंटेन्स हैं, क्रॉटन वाटर शेड हैं, वहाँ से 100 माइल या 80 माइल से दूर से आ रहा है। and these habitats, these greenery is maintained in these water sheds। अगर वो वाटर शेड लॉस्ट हो जाए, बिल्कुल उसको हटा दिया जाए, तो आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। तो उसको मेकअप करने के लिए कितना कॉस्ट का आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, सो दैट द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी गेट सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेम क्वालिटी ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो उसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो ये एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट मेथड है। तो ये कुछ मेथड्स मैंने बताए हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं। कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड भी है एक का, रिक्रिएशनल वैल्यू भी इससे निकालते हैं, या और भी कई इससे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को वैल्यू किया जाता है। वो अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो मैंने अभी तक बताया ये सारा आप डिस्कस कर सकते हैं मेन बॉडी, जो आपका एस्से की मेन बॉडी रहेगी। और कंक्लूजन में आप डिस्कस करेंगे अगेन आपके 100 या 150 वर्ड्स का जितना आपका इंट्रोडक्शन था, इतने ही आपका कंक्लूजन रहेगा कि इंडिया में अभी तक हम बहुत पिछड़ रहे हैं। जो हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, हमारा टारगेट तो बहुत ज़्यादा है, 1/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। लेकिन अभी हमारा, जैसे मैंने कहा, 24.62% है ऑफ द जोग्राफिकल एरिया हमारा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो उसके लिए तुरंत कैसे बढ़ाया जाए, इसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो आल्सो। उसमें मैंने स्ट्रेस ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री का भी मैंने उसमें जिक्र किया है कि किस तरह से फार्मर को अगर आप मोटिवेट करें
टू अडॉप्ट एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री की हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है। जितनी अभी लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन में आता है। हाउ होल वी कंसीडर होल इंडिया, इससे डबल की पोटेंशियल है हमारे पास। 50 मिलियन हेक्टेयर एरिया तक हम एग्रो फॉरेस्ट्री में कवर कर सकते हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत स्कोप है। फार्मर्स को अगर आप ठीक ठाक उसका खरीदने की व्यवस्था कर दें, मार्केट अवेलेबिलिटी करा दें एग्रो फॉरेस्ट्री आउटपुट के लिए, उसकी टिम्बर के लिए, तो वो प्रोटेक्शन तो अपने आप दे लेगा और हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अर्बन फॉरेस्ट्री पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, नो डाउट ऑन इट। तो इस पे और भी ध्यान दिया जा सकता है। बाकी जहाँ तक हमारे नेचुरल फॉरेस्ट का संबंध ताल्लुक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि लोगों को इन्वॉल्व करके उसको, इस मैकेनिज्म को आपको ज़्यादा मजबूत करना होगा। तो ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, हाउ टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। एक ये वीडियो है। दूसरा है हाउ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डूरिंग लास्ट 35-36 ईयर। तो ये दो वीडियो हैं जो इससे मिलते जुलते, वो आपको देखने चाहिए। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको कंक्लूजन के लिए जानने को मिलेगा। एक और इसमें पॉइंट आ सकता है रिगार्डिंग कंपनसेशन। वाइल्ड एनिमल्स, देखो जो हमारे नेशनल पार्क के आसपास हैं, टाइगर रिजर्व के आसपास जो जनता जनार्दन जहाँ रहती है, तो उनके पशुओं को उठा के ले जाता है टाइगर। और आपके बहुत सारा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता रहता है। टाइगर एनिमल लॉस है, आपका डोमेस्टिक कैटल का लॉस हो जाता है, या फिर बहुत सारे कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं, ह्यूमन कैजुअलिटी। तो ऐसे केसेस में कंपनसेशन का प्रोविज़न है, तो वो बड़ा स्लो मामला कई बार चलता है बहुत स्टेट्स में। तो उसको भी हमें स्पीडी डिस्पोजल करना पड़ेगा, ताकि लोगों का फेथ जो है वाइल्ड लाइफ में बढ़े। और एक फॉरेस्ट लैंड जो डाइवर्ट की जाती है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, देखिए डेवलपमेंट बड़े फास्ट तरीके से बढ़ रहा है हमारे देश में, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जब तक सरकार जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएगी, इसके लिए कोई कानून नहीं लाएगी, तो विकास गतिविधियाँ चलती रहेंगी, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती रहेगी। सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, या फिर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो कम से कम मेरा ये मानना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सरकार को वहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऑल सच प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज नो गो एरिया, क्योंकि हार्डली 5% एरिया इंडिया का अंडर प्रोटेक्टेड एरिया आता है, जहाँ हमारे नेशनल पार्क्स हैं, या फिर टाइगर रिजर्व हैं, या फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कम्युनिटी रिजर्व हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें आ जाते हैं। तो वहाँ कम से कम ये इनको अवॉइड किया जाए, इनसे छेड़छाड़, ये लैंड को डाइवर्जन होने से बचाना चाहिए हमें। तो ऐसा मेरा मानना है। तो आज के अंक में एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे वीडियो के माध्यम से, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। और अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि और बेल आइटम को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट ए फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा फ्यूचर में भी। और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये मेरा एक सोशल कॉज है, नोबल कॉज है, जो कि समर्पित है देश के युवाओं के लिए, क्यों उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंट्रीब्यूशन, नो फी, नो फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो हमारे युवा भाई बहन हैं, वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहें या जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। तो बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।